And welcome to my YouTube channel Geography with Godara sir. Today we are going to start geography book number 2 of class 12th, that is India People and Economy, that is book number 2, and this is book of class 12th. And chapter is number 1, that is India population. In this chapter we will study about the population of India. So what we study in population, we study about the people. It means we study about the people of any country. एंड पीपल आर रियल वेल्थ फॉर ए कंट्री. किसी भी देश जो है वो उसके जो रियल वेल्थ है वो कौन है? पीपल है. यानी कि जो कंट्री है वो गोल्ड या उसके रिसोर्सेज से नहीं जानी जाती है, वो किससे जानी जाती है? इट इज़ नोन बाय इट्स पीपल. किससे जानी जाती है? पीपल से जानी जाती है, वहाँ के लोगों से जानी जाती है. पीपल आर इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट फॉर ए कंट्री. किसी भी कंट्री के जो इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है वो कौन है? वहाँ के पीपल हैं, वहाँ के लोग हैं. हम एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो कंपैरिजन किसके बेसिस पे? इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ पीपल. हाउ पीपल आर ऑफ दैट कंट्री. उस देश के लोग कैसे हैं. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड के अंदर आफ्टर चाइना. यानी कि चाइना वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है और चाइना के बाद इंडिया का नंबर आता है. इन इंडियाज़ पॉपुलेशन इज 12-10 मिलियन. यानी कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 12-10 मिलियन पॉपुलेशन है और इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है. इट इज़ 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड वी हैव 12-10 मिलियन पॉपुलेशन. इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से भी ज़्यादा है. यानी कि अगर हम नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका की पॉपुलेशन को कंप्लीट कर लें तो उनसे भी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन बनती है. यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट 3 कॉन्टिनेंट्स. हम किसकी बात कर रहे हैं? 3 कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे हैं और इधर हम इंडिया की बात कर रहे हैं जो 7th लार्जेस्ट कंट्री है. यानी कि 7 नंबर. वर्ल्ड का 2.4% जो एरिया है वो इंडिया का है. 7th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है. यानी कि इतनी छोटी कंट्री के अंदर इतने ज़्यादा लोग रहते हैं. अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन होगी, लार्ज पॉपुलेशन, वो क्या करेगी? इट विल पुट प्रेशर ऑन रिसोर्सेज, इकोनॉमी एंड सोसाइटी. वो इकोनॉमी, रिसोर्सेज और सोसाइटी के ऊपर प्रेशर डालेगी क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो रिसोर्सेज हैं, हमारी जो फूड सप्लाई है वो लिमिटेड है. लेकिन एक लिमिट से जब ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है तो वो रिसोर्सेज के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर प्रेशर डालती है. जो हमने चैप्टर 2 वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी के चैप्टर 2 जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी उसके अंदर देखा था. थॉमस मैल्थस ने कहा था, थॉमस मैल्थस क्या कहा था कि व्हेन द पॉपुलेशन इज मोर देन फूड सप्लाई देन देयर विल बी ड्रॉट, देयर विल बी फेमाइन, देयर विल बी वॉर, देयर विल बी डिजीज. ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के भी प्रिवेंटिव चेक इज़ बेटर देन फिजिकल चेक. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इन्होंने 1793 के अंदर कहा था कि अगर पॉपुलेशन फूड सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है तो वो क्राइसिस क्रिएट करती है. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ पॉपुलेशन. हमारे को जो पॉपुलेशन का डेटा है वो कहाँ से मिलता है? वी गेट पॉपुलेशन डेटा, वी कलेक्ट पॉपुलेशन डेटा फ्रॉम सेंसस. यानी कि जो पॉपुलेशन की जो काउंटिंग होती है, जो सेंसस होता है वो कहाँ से होता है? इट इज़ द काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन की जो काउंटिंग होती है वो सेंसस में होती है. और जो फर्स्ट सेंसस हुआ था वो हुआ था 1872 के अंदर. यानी कि सबसे पहला सेंसस कब हुआ था? 1872 के अंदर. बट इट वाज इनकम्प्लीट. लेकिन इसे कौन सा सेंसस कहा गया? इनकम्प्लीट सेंसस कहा गया. जो कंप्लीट सेंसस हुआ था वो था 1881 के अंदर. और उसके हर 10 साल बाद हमारे यहाँ पे आफ्टर एवरी 10th ईयर देयर इज अ सेंसस. यानी कि फर्स्ट सेंसस कब हुआ? 1881 के अंदर. फिर 91, देन 1901, देन 1911, देन 1921, देन 1931, सो ऑन, देन 2001, देन 2011. बट 2000
21 census was not conducted due to कोविड-19 कंडीशंस। जो कोविड-19 की कंडीशंस थी उसकी वजह से 2021 का सेंसस नहीं कंडक्ट कर पाए। देन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब हम पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हाईली अनइवन है इंडिया के अंदर, यानी कि पॉपुलेशन एक जैसी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। वो कहीं पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है और कहीं पे बहुत कम पॉपुलेशन रहती है। इफ़ यू टॉक अबाउट 10 states, that is we have 76% population in 10 states. What are those 10 states? They are Maharashtra, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Karnataka, Rajasthan and Gujarat. These 10 states have 76% population, यानी कि इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 76% पॉपुलेशन कहाँ रहती है? They lives in only those 10 states. अब हम बात करते हैं कि वो स्टेट्स जहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन रहती है, यानी कि बहुत लिमिटेड पॉपुलेशन वाले स्टेट्स कौन से हैं? दोज आर हिली एरियाज। हिली स्टेट्स जो भी हिमालयन स्टेट्स हैं वो आ जाते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ जाते हैं, किसको छोड़ के? एक असम को छोड़कर बाकी सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ जाते हैं। एंड अदर ट्राइबल एरियाज, जो भी ट्राइबल एरियाज हैं कंट्री के, वहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन रहती है, यानी कि हिमालयन स्टेट्स हो गए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए जिसमें असम को एक्सक्लूड कर देते हैं, एंड ट्राइबल एरियाज। अब जो रिमेनिंग जो स्टेट्स हैं, यानी कि इन स्टेट्स और इन स्टेट्स को छोड़ दें, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टेट्स को बहुत कम स्टेट को छोड़ दें, तो जो रिमेनिंग स्टेट्स हैं दे हैव मॉडरेट पॉपुलेशन, ना बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत कम पॉपुलेशन है। देन आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, यानी कि पॉपुलेशन कहीं पे बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस रहे होंगे। इनको क्या बोला जाता है? फैक्टर्स। ये फैक्टर्स हैं फिजिकल फैक्टर, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, हिस्टोरिकल फैक्टर्स। यानी कि फिजिकल फैक्टर्स में आ जाता है वाटर, सॉइल, टेरेन, क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि जहाँ पे वाटर इजीली अवेलेबल होगा वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। सॉइल फर्टाइल होगी तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, अनफर्टाइल होगी तो पॉपुलेशन कम होगी। जहाँ पे वाटर नहीं मिलेगा वहाँ पे पॉपुलेशन कम मिलेगी। प्लेन एरिया के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी, हिल एरियाज़ के अंदर पॉपुलेशन कम मिलेगी। जहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है, और जहाँ पर हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन, वेदर इट इज़ हॉट और कोल्ड, द पॉपुलेशन विल बी वेरी लिमिटेड। इकोनॉमिक फैक्टर्स में आ जाता है जहाँ पर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट ज़्यादा हो, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का, जहाँ पे अर्बनाइजेशन, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बेहतर होता है, वहाँ पर आपको ज़्यादा पॉपुलेशन मिल जाती है। और जहाँ पर ये सारी चीज़ें डेवलप नहीं है वहाँ पर आपको पॉपुलेशन कम मिलती है। सोशल फैक्टर्स आ जाते हैं जहाँ पे सोसाइटी एडवांस होती है, जहाँ पे एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेहतर होता है, अर्बनाइजेशन जहाँ पे ज़्यादा मिलता है वहाँ पर ये पॉपुलेशन ज़्यादा मिल जाती है, और जहाँ पर ये सारी चीज़ें लिमिटेड होती है या बहुत कम डेवलप होती है वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम मिलती है। देन आर हिस्टोरिकल फैक्टर्स। अब इफ़ यू टॉक अबाउट हिस्टोरिकल फैक्टर्स, यानी कि आज से पहले, यानी कि मेडाइवल एरा के अंदर पॉपुलेशन वहाँ पे कैसी रही होगी, या ब्रिटिश पीरियड के अंदर वहाँ पर पॉपुलेशन, वहाँ पर डेवलपमेंट, यानी कि हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट कैसा रहा होगा। अगर वहाँ पे डेवलपमेंट उस टाइम पहले के समय में अगर बहुत ज़्यादा हो गया है तो आप पॉपुलेशन वहाँ पे आपको ज़्यादा मिल जाएगी। देन इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज शोइंग द रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन एंड एरिया। ये पॉपुलेशन और एरिया के बीच में रिलेशन शो करते हैं। इसको मेजर किया जाता है पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं, पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, इसको मेज़र किया जाता है, और फॉर्मूला होता है पॉपुलेशन अपॉन एरिया। इसका ये फॉर्मूला है, इट इज़ मेजरमेंट एंड दिस इज फॉर्मूला। किसी भी एरिया को अगर हमें बेहतर समझना है, किसी रीजन को अगर हमें बेहतर समझना है, किसी एरिया या पॉपुलेशन के बीच में अगर रिलेशंस को समझना है तो हमें पॉपुलेशन की डेंसिटी को समझना जरूरी होता है। और पॉपुलेशन की डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज डेमोग्राफी? अब डेमोग्राफी क्या होता है? डेमोग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जो पॉपुलेशन की स्टडी होती है उसको डेमोग्राफी कहा जाता है, यानी कि इट इज़ सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जो सब्जेक्ट है पॉपुलेशन का वो क्या है? डेमोग्राफी है। इंडिया की जो पॉपुलेशन की डेंसिटी थी 1951 में वो थी 117 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, बट इन 2011 इट हैज़ इंक्रीज बाय 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1951 में 117 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर
कितने लोग रह रहे थे? 117% रह रहे थे, जो 2011 में 382%, यानी कि 260 ईयर्स के अंदर पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ चुकी है, यानी कि पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन देखने को मिल रहा है इंडिया के अंदर। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो है बिहार के अंदर 1102% पर स्क्वायर किलोमीटर, और यूटी की बात करें तो दिल्ली आ जाता है 11297% पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 11,297% पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। इसके बाद चंडीगढ़ आ जाता है। अगर हम स्टेट्स की बात करें, सबसे ज़्यादा बिहार में है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में 1028% पर स्क्वायर किलोमीटर। आफ्टर दैट इज़ केरला विद 859% पर स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद यूपी आ जाता है, उत्तर प्रदेश विद 829% पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि पॉपुलेशन जो बहुत ज़्यादा डेंसिटी वाले स्टेट्स हैं वो ये है। और चंडीगढ़ में 9000 सम पर्सन जो यूटी है वो सब दूसरे नंबर पे आती है। अगर हम लो डेंसिटी स्टेट्स की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा सबसे कम 17% पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। और यूनियन टेरिटरी में अगर बात करें तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में 46% पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है क्रूड मेजर है रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड लैंड। ह्यूमन और लैंड के रिलेशन को अगर हमें समझना है तो हमें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर हम इंडिया जैसी इकोनॉमी की बात करें जो एग्रेरियन इकोनॉमी है, एग्रेरियन इकोनॉमी मीन्स ज़्यादातर लोग जो हैं 70% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है ह्यूमन और लैंड का रेशियो किस तरह से है, यानी कि हमारी पॉपुलेशन पूरी तरह से एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसका हमें ये देखना जरूरी है कि एग्रीकल्चर जो लैंड है उसके ऊपर कितना प्रेशर है। तो हम यहाँ पे दो तरह की डेंसिटी को डिस्कस करेंगे, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी एंड एग्रीकल्चरल डेंसिटी। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी में हम टोटल पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टिवेटेड एरिया का फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, एंड एग्रीकल्चरल डेंसिटी निकालेंगे टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टिवेटेड एरिया, यानी कि टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन के अंदर किसको इंक्लूड किया जाता है? कल्टिवेटर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड देयर फैमिली मेम्बर्स, यानी कि इन दोनों के फैमिली मेम्बर्स को इनके फैमिली मेम्बर्स को किस में इंक्लूड किया जाता है? एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन में इंक्लूड किया जाता है। नेट कल्टिवेटेड एरिया क्या रहता है? यानी कि जिस क्रॉप को हम ग्रो भी कर रहे हैं और हार्वेस्ट भी कर रहे हैं, इस ऐसा क्रॉप जिसको हम ग्रो भी कर रहे हैं और हार्वेस्ट कर रहे हैं उसे नेट कल्टिवेटेड एरिया कहा जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर आप देखोगे कि हम जो है कुछ हमारे ज़्यादातर एरिया जो है रेनफेड एरिया है, तो हम जब क्रॉप ग्रो करना होता है उस समय रेनफॉल रहती है, लेकिन उसके बाद जो है वो ड्राई सीजन रहता है जिसकी वजह से क्रॉप डैमेज हो जाता है। तो हम उसको ग्रोस क्रॉप एरिया में रखते हैं, कल्टिवेटेड एरिया में रखते हैं, लेकिन नेट कल्टिवेटेड एरिया वो होता है जहाँ पर क्रॉप को ग्रो भी किया जाता है और उसे हार्वेस्ट भी किया जाता है। अब हमारी जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो डॉट मेथड से दिखाई जाती है। दिस इज डॉट मेथड और डॉट मैप, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ पर आपको डॉट्स बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, जो हमारे यहाँ पर आप दिल्ली में देख सकते हो डॉट्स। इसके बाद ये वाला जो रीजन है ये है हमारा बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया, यहाँ पर ये रीजन आ जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की डेंसिटी हो जाती है। और आप अगर ये एरिया देखोगे, ये अगर आप हिली स्टेट्स की बात करोगे तो यहाँ पर आपको पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत लिमिटेड देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसमें आप बहुत ज़्यादा डेंसिटी वाला ये एरिया है और बहुत लिमिटेड एरिया वाला डेंसिटी वाला एरिया ये है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि किस तरह से पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। देन इज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। देखिए पॉपुलेशन की ग्रोथ, अगर हम पॉपुलेशन की ग्रोथ को मेजर करते हैं तो होती क्या है ग्रोथ? देखिए पॉपुलेशन में चेंज, ग्रोथ मीन्स चेंज बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में पॉपुलेशन में चेंज कितना है। इसका हम ले सकते हैं कि 1951 में पॉपुलेशन कितनी थी और वो 2011 में कितनी हो चुकी है। इस चेंज को क्या बोला जाता है? पॉपुलेशन ग्रोथ बोला जाता है। ये चेंज नंबर्स में हो सकता है, यानी कि 1 लाख से 2 लाख पॉपुलेशन हो गई है। ये परसेंट में हो सकता है, यानी कि इसमें 2% ग्रोथ
हो सकती है, इसमें 5% ग्रोथ हो सकती है, परसेंट में हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। हो सकता है कि यहाँ से 1 लाख से 50,000 पॉपुलेशन हो गई है, यानी कि कम हो गई है, कुछ भी कह सकते हो आप इसमें, या इसमें बढ़ रही है तो पॉजिटिव है। इंडिया की जो एनुअल ग्रोथ है वो है 1.64%। इस चेंज को यहाँ पर हम 2 टाइप में डिस्कस करेंगे। जो हम वर्ल्ड वाले पॉपुलेशन में पढ़ रहे थे वहाँ पे 6 टाइप की ग्रोथ को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, एक्चुअल ग्रोथ, नेचुरल ग्रोथ, पॉजिटिव ग्रोथ, नेगेटिव ग्रोथ, बट यहाँ पर हम 2 ग्रोथ्स की बात करेंगे। वन इज नेचुरल एंड अदर इज इंड्यूस्ड। नेचुरल ग्रोथ जो है वो बर्थ और डेथ के डिफरेंस को, यानी कि बर्थ माइनस डेथ बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम। 2 पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स 1951 2011, कोई भी ले सकते हैं, 2001 2011 का डाटा भी लिया जा सकता है, यानी कि 2 पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर कितना बर्थ रही है और कितनी डेथ रही है, इसका डिफरेंस निकाला जाता है। देन इज इंड्यूस्ड, यानी कि वॉल्यूम ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ ए गिवन एरिया, यानी कि एक फिक्स एरिया के अंदर कितने लोग आए और कितने लोग बाहर चले गए। इस जो ग्रोथ है इसके फेजेस हैं हमारे यहाँ पे, हम फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करेंगे। वी हैव डिवाइडेड 4 फेजेस, इंडिया के अंदर 4 फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया, 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट फेज जो है 1901 टू 1921 है, इसको स्टेगनेंट या स्टेशनरी ग्रोथ का फेज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन का जो कर्व था वो बहुत ज़्यादा स्लो मूव कर रहा था। एक समय तो ऐसा आता है कि यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलती है, ये हम कह सकते हैं कि दिस इज द कर्व जो बिल्कुल पैरेलल चल रहा है, इसमें ग्रोथ नहीं है। तो इसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे, देयर वाज सम रीजंस व्हाई द पॉपुलेशन वाज ग्रोइंग सो स्लोली। पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो सकती है, मेडिकल सर्विसेज नहीं मिलने की वजह से, पीपल वर मोस्टली इलिटरेट, नो सैनिटेशन फैसिलिटीज़, इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड की सप्लाई बेहतर नहीं थी, लैक ऑफ फैसिलिटीज़, अदर फैसिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा कमी थी। इन सब की कमी की वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा स्लो मूव कर रही थी। बर्थ और डेथ दोनों ही हाई थे, बर्थ बहुत ज़्यादा थी और डेथ भी बहुत ज़्यादा थी, और डेथ को कंपनसेट करने के लिए बर्थ होती थी, यानी कि नहीं पता है कि कितने बच्चे जीवित रहेंगे। डेथ ज़्यादा थी तो हो सकता है कि 10 बच्चे तो 10 के 10 ही डेथ हो जाए, तो इसको कंपनसेट करने के लिए बर्थ बहुत ज़्यादा थी। एक समय तो ऐसा आता है कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो नेगेटिव हो जाती है, यानी कि बर्थ से ज़्यादा डेथ हो जाती है, 1911 टू 1921। इस समय के अंदर हमारी जो बर्थ है वो बहुत, डेथ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे हमारी पॉपुलेशन जो है नेगेटिव हो जाती है। देन फेज सेकेंड इज 1921 टू 1951, यानी कि 1921 से 1951 की हमारी जो पॉपुलेशन है इसको स्टेडी ग्रोथ का पीरियड कहा जाता है, यानी कि अब हमारी जो पॉपुलेशन है उसका कर्व जो है वो अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। ये एक बेहतर बात है, बिकॉज दिस वॉज द ब्रिटिश रूल। इस समय में ब्रिटिश रूल था, यानी कि इससे पहले क्या था, ब्रिटिश रूल था। अगर हम पहले से बात करें तो यहाँ पे हमारे ब्रिटिश रूल था। इस ब्रिटिश रूल होने के बावजूद हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी, क्योंकि हुआ क्या था कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, सैनिटेशन फैसिलिटीज़, बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस, अर्बन एरियाज़ में बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आ चुका था, फूड सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर हो चुका था, मोर्टिलिटी रेट जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है कुछ हद तक, और बर्थ रेट जो है वो हाई रहता है। अब ये एक इम्प्रेसिव ग्रोथ कह सकते हैं, क्योंकि इस समय में सेकेंड वर्ल्ड वॉर और ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन भी चल रहा था, यानी कि ये टाइम जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम भी था, और ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो 1930s का जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन था वो था, और हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल था। इसके बावजूद हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी, तो दिस वॉज द पॉजिटिव साइन ऑफ दिस पीरियड। देन इज थर्ड फेज, दैट इज बिटवीन 1951 टू 1981। इस टाइम के अंदर नाउ वी आर इंडिपेंडेंट, अब हम क्या हो चुके थे, इंडिपेंडेंट हो चुके थे। अब हमारी गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, लोगों को फैसिलिटीज़ देना, यानी कि हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होना स्टार्ट हो गया था। हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही थी, खुद की पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी, और इसमें एडिशन करने का काम किया माइग्रेशन ने। जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज से जो माइग्रेशन था वो उसने इंडिया की पॉपुलेशन के अंदर ट्रिमेंडस ग्रोथ दिखाई। इसको क्या बोला जाता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कहा जाता है।
यानी कि यहाँ पर हमारी पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से उछाल देखने को मिलता है। पॉपुलेशन का कर्व जो है पूरी तरह से अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देता है और हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती है। देन इज फेज 4 1981 टिल प्रेजेंट, यानी कि 1981 से लेकर आज तक की जो हमारी पॉपुलेशन है, आज भी इस पॉपुलेशन के अंदर, तो यहाँ पर इट हैज़ स्टार्टेड ग्रेजुअली स्लो डाउन। देखिए आप क्वेश्चन आ जाएगा कि हमारी पॉपुलेशन स्लो डाउन होगी, नहीं, जो हमारा कर्व था, जो हमारा कर्व ऊपर की तरफ जा रहा था, उसने थोड़ा सा जो है नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। अभी भी हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है, लेकिन कुछ हद तक इसने डाउनफॉल देखने को मिला है। व्हाट आर द रीज़न, क्या रीजंस रहे होंगे? क्योंकि अब यहाँ पे जो एज ऑफ मैरिज है वो इंक्रीज हो चुकी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ गया है, एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है, इनकम में राइज हो चुकी है, अवेयरनेस आ चुका है, साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुका है। लेकिन पॉपुलेशन अगर हम डेवलप कंट्रीज से कंपेयर करें तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है। देन वी विल डिस्कस अबाउट रीजनल वेरिएशंस। रीजनल वेरिएशन पे बहुत छोटा सा एक टॉपिक दिया हुआ है बुक के अंदर कि हमारे यहाँ पर रीजनल वेरिएशंस क्या है। देखिए हम यहाँ पे 4 पॉइंट्स में इसको डिस्कस करेंगे। इफ यू हैव बीन आस्क्ड क्वेश्चन यू कुड राइट ओनली दीज 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स। 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, अगर आ भी जाए तो आप 3 पॉइंट्स में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि हमारा जो साउदर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर हमारी पॉपुलेशन जो है वो 20% से कम ग्रो कर रही है, लेस देन 20% से कम ग्रो कर रही है, और नॉर्थर्न और सेंट्रल स्टेट्स में 20 से 25% के बीच में पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। यानी कि जो साउदर्न स्टेट्स है वहाँ पे पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कम है और नॉर्दर्न और सेंट्रल स्टेट्स में पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट ज़्यादा है। जिन स्टेट्स में पॉपुलेशन कम थी पहले, जहाँ पर पॉपुलेशन, आप इसको अपोजिट ले सकते हो कि जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर पॉपुलेशन ने डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि जिस एरियाज़ के अंदर, यानी कि जो सेंट्रल या नॉर्थर्न स्टेट्स है जहाँ पर पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट ज़्यादा थी वहाँ पर पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन हुआ है, और जिन स्टेट्स में पॉपुलेशन कम थी वहाँ पर पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट में इंक्रीज आई है। क्योंकि देखो अब मेडिकल्स जो है फैसिलिटीज़ पहुँचना हर जगह पहुँच गई है, तो इसका मतलब जिन स्टेट्स में कम पॉपुलेशन ग्रोथ थी वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुँचने से उन स्टेट्स में पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट में इंक्रीज देखने को मिला है। और जहाँ पे इंक्रीज थी तो वहाँ पर अवेयरनेस आ चुका है, लोग लिटरेट हो चुके हैं, इलिटरेट से लोग अवेयर हो चुके हैं, तो उन्होंने पॉपुलेशन को डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ पर किन स्टेट्स में कम जो स्टेट्स हैं उनके अंदर आप रेड कलर के मार्क देख सकते हो कि यहाँ पर पॉपुलेशन, ये बहुत कम स्टेट्स वाले, कम पॉपुलेशन वाले स्टेट्स हैं। ये स्टेट्स हैं जो दिखाए गए हैं इन स्टेट्स के अंदर, जो ये आप मार्क देख सकते हो। यहाँ पर 10 to 15% पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। इन स्टेट्स में 50 to 20% पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। यहाँ पर ये स्टेट्स आ गए हैं यहाँ, और जो ब्लू कलर से मार्क किए गए स्टेट्स हैं इन स्टेट्स के अंदर जो है 20 से 25% के बीच में पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, और 25% से अबव, यानी कि आप ये स्टेट देख सकते हो। ये कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो पॉपुलेशन है वो क्या हो चुकी है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है। ये बिहार है, ठीक है। तो ये स्टेट में जहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन थी, अब इसमें पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। देन वी विल डिस्कस अबाउट एडोलसेंट पॉपुलेशन। देखिए एडोलसेंट पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन रहती है किसी भी कंट्री के लिए। कोई भी कंट्री है उसके लिए एडोलसेंट पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये सबसे यूथफुल और सबसे ज़्यादा पोटेंशियल पॉपुलेशन होती है जो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर किसी कंट्री को डेवलप बनाना है तो उसके अंदर उसकी यूथ पॉपुलेशन, उसकी एडोलसेंट पॉपुलेशन का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। अब एडोलसेंट पॉपुलेशन किसे कहा जाता है? हमारे यहाँ पर 10 to 19 ईयर्स को एडोलसेंट पॉपुलेशन कंसिडर किया जाता है, जो हमारी पॉपुलेशन का 20.9% है, जिसमें मेल है 52.7% और फीमेल है 47.3%। इस पॉपुलेशन को अगर हम सही तरीके से प्रॉपरली चैनलाइज ना करें, उसे सही रास्ता ना दिखाएं, तो वो गलत रास्ते पे रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकती है। ये हमारी जो एडोलसेंट पॉपुलेशन है बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करती है, जैसे लो एज ऑफ मैरिज, इलिटरेसी, स्पेशली फीमेल इलिटरेसी इसमें देखने को मिलता है, लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिशंस देखने को मिलता है, फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटीज़ देखने को मिलती है, ड्रग एब्यूज़ देखने को मिलता है, क्रिमिनल्स हो जाते हैं, जेविलेंट डेलिक्वेंसी यानी कि चाइल्ड क्राइम।
चाइल्ड क्राइम इनके अंदर देखने को मिलता है। इसको प्रॉपरली चैनलाइज करने के लिए, इसका जो स्किल है उसको यूटिलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 पॉलिसीज लॉन्च की है। वन इज नेशनल यूथ पॉलिसी एंड अदर इज नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जो स्किल इंडिया है, जिसको हम जो नेशनल यूथ पॉलिसी है, इसको 2014 में से लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर जो यूथ है उसे कंसिडर किया गया था 15 to 29 ईयर्स। ये फरवरी 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका पर्पस था कि यूथ को डेवलपमेंट के साथ कनेक्ट किया जाए, यानी कि जब यूथ को डेवलपमेंट के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमारी जो राइटफुल प्लेस है वर्ल्ड कम्युनिटी के अंदर, यानी कि जिस जगह पे हमें होना चाहिए तो वहाँ पे हम हैं नहीं, तो इस जगह को हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने यूथ को स्किल करना पड़ेगा और उसे डेवलपमेंट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, जिससे हमारी जो दुनिया के अंदर जो हमारी सही पहचान है उसे हम हासिल कर सकते हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसका एम है होलिस्टिकल डेवलपमेंट। होलिस्टिकल डेवलपमेंट मीन्स इंटरकनेक्टिंग, यानी कि यूथ को डेवलपमेंट के साथ इंटरकनेक्ट करना, जिसमें यूथ को एम्पावर करना है, उसे पार्टिसिपेशन करवाना है और उसे इंक्लूजन करना है। इंक्लूजन मीन्स उसे इंक्लूड करना है किसके साथ, डेवलपमेंट के साथ। इस पॉलिसी का फोकस है एजुकेट करना यूथ को, उसे स्किल करना, उसे हेल्थ और वेलबींग प्रोवाइड करना, उसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करना, सिविक एंगेजमेंट देना, उसे यूथ लीडरशिप या सोशल इंक्लूजन, सोसाइटी में उसे इंक्लूड करना, ये सारी चीज़ें इसको प्रोवाइड करना है। यहाँ पर क्वेश्चन आ जा सकता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नेशनल यूथ पॉलिसी, कई बार पूछा जाता है, तो आपके पास ये आंसर भी हो जाएगा। हमें डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना है, क्योंकि आज के समय में जो है डिजिटल लिटरेसी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। हमें इसे एड्रेस भी करना है कि जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं यूथ, जो हमने चैलेंजेस को डिस्कस किया था, इन चैलेंजेस से कैसे उसे बाहर निकाला जा सकता है। यूथ का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, जिससे सोसाइटी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पड़ सके। यहाँ पर हमने 2003 की जो नेशनल यूथ पॉलिसी है उसको भी हमने इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है। हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं। कई बार केस स्टडी आ सकती है, तो आप इसके ऊपर क्वेश्चंस के जो देखकर इसको आंसर लिख सकते हो। पहला है कि यूथ के अंदर पेट्रोटिज्म को डेवलप करना है। नेशनल सिक्योरिटी जो कंसर्न है उनको लेकर यूथ को जो है अवेयर करना है। नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि नेशन को इंटरकनेक्ट, यानी कि नेशन की एकता, यूनिटी या जो यूनिटी है उसको डेवलप करना है। नॉन वायलेंस की तरफ लेके जाना है। सोशल जस्टिस की बात उन्हें बतानी कि कैसे हम सोशल जस्टिस को प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को। सिटीजन्स की जो क्वालिटी है वो डेवलप करनी है यूथ के अंदर। उसे कम्युनिटी सर्विस के प्रति जागरूक करना है। हमें उसको अवेयर करना है हिस्ट्री और हेरिटेज के प्रति, आर्ट एंड कल्चर के तरफ उसे अवेयर करना है कि कैसे हम अपनी आर्ट एंड अपनी हिस्ट्री, अपनी कल्चर को डेवलप कर सकते हैं। यूथ को प्रॉपर एजुकेट करना है, उसे ट्रेन करना है, उसे जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप करवानी है। यूथ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो भी है उसको उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सके, ऐसा उसे प्रोवाइड करना है। उसे स्पोर्ट्स के तरफ लेके जाना है ताकि उसकी एनर्जी का यूज़ किया जा सके। उसे जो है वो वॉलंटियरिज्म की स्पिरिट डेवलप करनी है, यानी कि वो अपने तरफ से ही कुछ अच्छा करने की कोशिश करे, समाज के अंदर कैसे भलाई हो सकती है। इसको ये जो 2003 की नेशनल यूथ पॉलिसी है इसको भी हमने इसमें इंक्लूड कर लिया है। नेशनल पीस, इंटरनेशनल पीस एंड जस्टिस की हमें उसे प्रमोट करने के बारे में बताना है। तो ये 2003 की जो नेशनल यूथ पॉलिसी है उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आफ्टर दैट इज द नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 की जो जिसको हम स्किल इंडिया के नाम से जानते हैं। व्हाट इज इट? स्किल इंडिया। जो आप देखते हो स्किल इंडिया, तो ये स्किल इंडिया ही लोगों को जो यूथ है उसे डेवलप करना है। इट इज़ प्रोवाइडिंग स्किल टू द यूथ अंडर अम्ब्रेला। देखिए यहाँ पर अम्ब्रेला के अंडर में, यानी कि एक ही जगह पे आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। उसी को क्या कहा गया है? नेशनल स्किल इंडिया या नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप कहा गया है। यानी कि आप छोटे से छोटे काम से लेकर बहुत बड़े से बड़ा काम जो भी करना चाहते हो वो सब आपको एक ही जगह पे, एक ही ऑफिस में आपको सब तरह की फैसिलिटीज़, एक ही कंसेप्ट के तहत आपको सब फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, जो स्किल इंडिया जो कंसेप्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके तहत।
देन इज पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन. व्हाट इज पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन? डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन. क्या यानी कि हम पॉपुलेशन को डिफ्रेंशिएट किस बेसिस पे कर सकते हैं? हम एज के बेसिस पे कर सकते हैं, हम उसे सेक्स के बेसिस पे कर सकते हैं, हम उसको प्लेस ऑफ रेजिडेंस के बेसिस पे कर सकते हैं, हम एथिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे उसे डिवाइड कर सकते हैं, हम पॉपुलेशन को ट्राइब्स के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, हम मैरिटल स्टेटस के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, उसे रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, उसे लिटरेसी के बेसिस पे, एजुकेटेड या अनएजुकेटेड, लिटरेट या इलिटरेट के बेसिस पे, ऑक्यूपेशनल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे उसे डिवाइड कर सकते हैं. यानी कि हमें पॉपुलेशन को डिफ्रेंशिएट करना है. मेल फीमेल जेंडर के बेसिस पे हो गया, ओल्ड एज, यंग एज, तो इसके बेसिस पे हम विलेज, रूरल और अर्बन एरियाज में कहाँ रह रहे हैं तो उनका प्लेस ऑफ रेजिडेंस, लैंग्वेज हिंदी बोल रहा है, पंजाबी बोल रहा है, राजस्थानी, लैंग्वेज के बेसिस पे, मैरिड या अनमैरिड, हिंदू मुस्लिम, रिलीजन के बेसिस पे, लिटरेट इलिटरेट, तो इसके बेसिस पे हम पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन. इसी को क्या बोला जाता है? पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन बोला जाता है. सो दिस इज द लास्ट टॉपिक, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, जिसमें सबसे पहला कॉम्पोजिशन है रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन. देखिए इंडिया जो है एक ऐसी कंट्री है जिसमें ज़्यादातर लोग जो है रूरल एरियाज में रहते हैं. तो ये जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस है यानी कि रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन है, ये प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, इंडिकेटर है सोशल और इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक. यानी कि सोशल और इकोनॉमिकली दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है. चाहे सोशली देख लो आप रूरल और अर्बन एरियाज के बीच में, या इकोनॉमिकली लोग, गांव के लोग होंगे वो जो रूरल पीपल होंगे दे विल बी एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटी, वेयर एज पीपल हु आर लिविंग इन अर्बन एरियाज आर एंगेज इन अदर देन प्राइमरी एक्टिविटी. इंडिया के अंदर 68.8% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में रहती है और एग्रीकल्चर कर रही है. बहुत कम पॉपुलेशन 31.2% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज में रहती है और नॉन प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है. सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन गोवा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में मिलेगी, और सबसे कम पॉपुलेशन जो है हिमाचल प्रदेश में, अर्बन पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और बिहार में मिलेगी. और सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन आपको हिमाचल, सिक्किम और बिहार में मिलेगी, और वाइस वर्सा यानी कि गोवा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कम पॉपुलेशन आपको अर्बन रूरल मिलेगी. तो यानी कि कंपैरेटिवली कम पॉपुलेशन आपको रूरल में मिलेगी. देन इज लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन. लैंग्वेज के बेसिस पे अगर हम कॉम्पोजिशन करें तो लैंग्वेज का जो सबसे पहले जो सर्वे हुआ था दैट वाज बाय गैरिसन इन 1903 टू 1928. 1903 से लेकर 1928 तक का जो सर्वे हुआ था वो उन्होंने कहा था देयर आर 179 लैंग्वेजेस एंड 544 डायलेक्ट्स. डायलेक्ट्स क्या होते हैं? एक लैंग्वेज के अंदर ही बहुत अलग अलग तरह की बोलियाँ जो होती है उसको डायलेक्ट्स कहा जाता है. एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस वी हैव 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस. हमारे इंडिपेंडेंस के बाद 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में डिवाइड कर दिया गया. सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है हिंदी, और सबसे कम बोले जाने वाली लैंग्वेज है मणिपुरी, बोडो एंड संस्कृत. उसके बाद हम जो है वो फैमिलीज, सब फैमिलीज, ब्रांचेस और स्पीचिंग एरिया के बेसिस पे डिवाइड कर दिया जाता है. वी विल डिस्कस ओनली फैमिलीज. तो फैमिलीज हमारे यहाँ पे ऑस्ट्रिक, अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा बोले जाने के लिए क्वेश्चन आ जाता है विच इज़ हाईएस्ट स्पोकन फैमिली लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक फैमिली, एंड विच इज़ द लोवेस्ट लिंग्विस्टिक फैमिली. तो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जो है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, जो आर्यन के को भी बोला जाता है, जिसमें 73% है. उसके बाद ड्रेविडियन जो 20% बोले जाने वाली लैंग्वेज है. उसके बाद ऑस्ट्रिक निषादा जो 1.38% बोले जाने वाली लैंग्वेज है इंडिया के अंदर. और सिनो तिब्बतन या किराता जो 0.85% बोले जाने वाली लैंग्वेज है. ये जो टेबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ लेना है बुक के अंदर से. आफ्टर दैट इज रिलीजियस कॉम्पोजिशन. देखिए इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर रिलीजन जो है कल्चरल और पॉलिटिकल लाइफ को अफेक्ट करता है. यानी कि आप एक फैमिली के अंदर देखो, एक कल्चर के अंदर देखो, एक पॉलिटिकल, यानी कि हमारी पॉलिटिक्स हो या कल्चर हो पूरी तरह से रिलीजन के बेसिस पे चलता है. रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैमिली और कम्युनिटी के अंदर भी. यानी कि हमारी कम्युनल लाइफ है या फैमिली लाइफ है, दोनों रिलीजन से पूरी तरह से प्रभावित है. हमारे रिलीजन को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है. तो देखिए रिलीजन में सबसे बड़ा जो रिलीजन है वो है हिंदू विद 79.8%. हिंदू सबसे ज़्यादा है 79.8%. उसके बाद मुस्लिम है, इट इज़ अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस. मुस्लिम 14.2%, अभी 19% हो चुके हैं, 19 समथिंग % हो चुके हैं. देन इज क्रिश्चियन 2.3%. देन इज सिख 1.7%. देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि थर्ड मोस्ट लार्जेस्ट लैंग्वेज कौन, रिलीजियस ग्रुप कौन सा है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसा जो सिख कर देते हैं.
बिकॉज वी आर लिविंग इन द नॉर्थ इंडिया, तो यहाँ पे सिख बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बट ये क्रिश्चियन से कम है। देन इज बुद्धिस्ट, देन जैन, एंड आफ्टर दैट इज अदर्स। देखिए हिंदू, अब हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा ये जो हिंदू है वो कहाँ रहते हैं। हिंदू आपको 70 to 90% सब एरिया में मिल जाएंगे, कुछ एरिया को छोड़ दें। कौन से एरिया को छोड़ दें? इंडो पाक बॉर्डर, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, जम्मू एंड कश्मीर एंड हिली स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न, यानी कि जम्मू और कश्मीर को देख लें, या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उनको छोड़ दें, डेक्कन प्लेटू को छोड़ दें, या सॉरी गंगा प्लेस को छोड़ दें, तो इनके अलावा आपको हिंदू हर जगह 70 to 90% मिल जाएंगे। कौन सा एरिया है? इंडो पाक बॉर्डर, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, जम्मू एंड कश्मीर, हिली स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड डेक्कन प्लेटू एंड गंगा प्लेन्स। अब हमें मुस्लिम्स कहाँ मिलेंगे? देखिए मुस्लिम्स लार्जेस्ट माइनॉरिटी है, जो वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली के अराउंड आपको मिल जाएंगे, लेकिन दो जगह आपको ये मेजोरिटी में मिलेंगे, जम्मू कश्मीर वैली एंड लक्षद्वीप में। बाकी आपको ये माइनॉरिटी है, लार्जेस्ट माइनॉरिटी है, वेस्ट बंगाल हो गया, केरला हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली के अराउंड हो गया। वेयर द क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस के आपको याद रखना है कि वो रूरल एरियाज पे मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे? रूरल एरियाज ऑफ गोवा, केरला, छटानागपुर प्लेट्यू, हिली रीजन्स ऑफ मेघालय, मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड। ये आपको जो ट्राइबल एरियाज है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज में देखने को मिल जाते हैं, एक्सेप्ट केरला एंड गोवा। इनको छोड़ के बाकी सारे जो ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ मिलेंगे। सिक्स जो है वो आपको पंजाब है, हरियाणा एंड दिल्ली के अराउंड मिल जाते हैं। बुद्धिस्ट जो है वो आपको चाइना बॉर्डर के आसपास मिलेंगे, बिल्कुल जो चाइना के सटे हुए जो भी स्टेट्स हैं उनके अंदर मिलेंगे, जैसे लद्दाख हो गया, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया। बट यू हैव टू रिमेंबर महाराष्ट्र ऑल्सो, महाराष्ट्र के अंदर भी बहुत सारे बुद्धिस्ट रहते हैं। जैन जो है वो अर्बन एरियाज में मिलेंगे। जैन कहाँ मिलेंगे? बिकॉज दे आर मर्चेंट्स, वो मर्चेंट्स होते हैं, तो आपको गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के अर्बन एरियाज में जैन मिल जाते हैं। देन इज द लास्ट टॉपिक, दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। अगर हम वर्किंग पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन की बात करें तो वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर एंड नॉन वर्कर। देखिए मेन वर्कर वो है जो 6 मंथ से ज़्यादा है, 183 डेज से ज़्यादा के लिए जो काम करते हैं, वर्क मोर देन 183 डेज और 6 मंथ्स, उनको क्या बोला जाता है? मेन वर्कर। जो 183 डेज या 6 मंथ से कम काम करते हैं उनको मार्जिनल वर्कर कहा जाता है, और जो नॉन वर्कर है, जो डिपेंडिंग पॉपुलेशन है, उसे नॉन वर्कर कहा जाता है, यानी कि 15 ईयर्स से कम या 60 ईयर्स से ज़्यादा। वर्किंग पॉपुलेशन किसे कहा जाता है? जो 15 से 59 ईयर्स के जो पॉपुलेशन है उसे वर्किंग पॉपुलेशन कहा जाता है। अब हमारे जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो सिर्फ आपको 40% मिलेगी और 60% डिपेंडिंग पॉपुलेशन मिलेगी, यानी कि आप अपनी कंट्री, हमारी कंट्री का इकोनॉमिक स्टेटस इससे देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा नंबर जो है वो अनएम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयड है, उनमें से भी, यानी कि 40% में से भी ज़्यादातर लोग कैसे हैं जो बहुत ही लिमिटेड काम मिलता है उनको साल के अंदर, यानी कि ज़्यादातर हमारे यहाँ पर लोग इस पार्ट के अंदर आते हैं, इसमें भी 40% में। तो ये हमारी इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर आप देख सकते हो कि बहुत कम लोग जो हैं बहुत बड़ी पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन आपको कहाँ मिलेगी। देखिए सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन जो है प्राइमरी एक्टिविटी में एंगेज है, यानी कि सारी जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? प्राइमरी एक्टिविटी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये भी जानना जरूरी है कि जो डेवलपिंग स्टेट्स है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन आपको कहाँ मिलेगी? डेवलपिंग स्टेट्स के अंदर। डेवलप स्टेट्स के अंदर आपको वर्किंग पॉपुलेशन कम मिलेगी, क्योंकि हमारे ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, और जो डेवलप स्टेट्स है वहाँ पर सारा का सारा जो काम है वो मशीन से होता है, यानी कि मैकेनाइज्ड वर्क होता है, मशीन का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर वर्किंग पॉपुलेशन कम मिलेगी। और जहाँ पर मैनुअली वर्क किया जाता है, हाथ से काम किया जाता है, वहाँ पर आपको पॉपुलेशन वर्किंग ज़्यादा मिल जाती है। अब हमारे यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसको हम जो है 54.6% हमारी जो पॉपुलेशन है वो कल्टीवेटर या एग्रीकल्चर लेबरर्स की आ जाती है। 3.8% जो पॉपुलेशन है वो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ की आ जाती है। 41.6% जो है वो नॉन हाउस होल्ड इंडस्ट्री या ट्रेड और कॉमर्स में इन्वॉल्व है। अब हमारी जो 2011 का सेंसस है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है 4 मेजर कैटेगरीज के अंदर, ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज
cultivators, then agricultural labor, then household industries and other workers. And last topic which is बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, this is the case study. ये केस स्टडी है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. देखिए ये कहता है कि हम अगर बात करें तो मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर हमारी सोसाइटी में 3 ग्रुप्स होते हैं जो नेचुरल या बायोलॉजिकल डिफरेंस है. लेकिन इस नेचुरल बायोलॉजिकल डिफरेंस को सोशल डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंशिएशन, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन का कारण बना लिया. आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन को अगर हम एक्सक्लूजन कर देते हैं, यानी कि आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन को अगर हम बाहर कर देते हैं, किनारे पे कर देते हैं, तो वो सोसाइटी को हैंडीकैप सोसाइटी कह सकते हैं हम. वो सिविलाइज सोसाइटी नहीं है, वो हैंडीकैप है, वो पूरी तरह से अपाहिज हो चुकी है. ये हमारा चैलेंज नहीं है, सिर्फ इंडिया का चैलेंज नहीं है, ग्लोबल चैलेंज है जिसको यूएनडीपी ने अपने 1995 की रिपोर्ट में मेंशन किया है कि इफ़ डेवलपमेंट इज़ नॉट एनजेंडर्ड देन इट इज़ एंडेंजर. अगर हमने डेवलपमेंट को एनजेंडर नहीं किया, यानी कि मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंस खत्म नहीं किया, तो ऐसा डेवलपमेंट डेंजर में है, वो खतरे में है. डिस्क्रिमिनेशन इन जनरल एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन पर्टिकुलर इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. अगर हम किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जनरल में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो ये सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम है. हमारा ये एफर्ट्स रहता है कि हम इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ है इनको एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हमें जो एजुकेशन के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर, लो वेज, डिग्निटी ऑफ लाइफ, जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं इनको चैलेंज करना, इनको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एक सोसाइटी जो है अगर इसको रिमूव नहीं करती है, अगर डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म नहीं करती है, तो उसे हम सिविलाइज सोसाइटी नहीं कह सकते, उसे हम सिविलाइज सोसाइटी नहीं मान सकते. अगर उनके अंदर एजुकेशन में डिफरेंस है, एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमारे यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आप कभी भी जो हमारे इलेक्शंस होते हैं उसमें आप देखोगे फीमेल का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा कम होता है. अगर आप हमारे यहाँ पर आप ऐसा कुछ भी देखते हो तो उसके अंदर आप, चाहे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें, चाहे हम बाज़ार में देखें, कहीं भी देखो तो आप फीमेल का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है. सेम वर्क के लिए वेज का डिफरेंस देखने को मिलता है. डिग्निटी ऑफ लाइफ का यहाँ पर आपको जो हनन होते हुए नज़र आता है. तो ये डिस्क्रिमिनेशन किसी भी सोसाइटी को सिविलाइज सोसाइटी नहीं कह सकते. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस एडवर्स डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए एक कंपेन चलाई जिसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कंपेन कह सकते हैं. इस कंपेन का एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है जो हम डेटा से देख सकते हैं कि 2001 के डेटा के अंदर जो फीमेल ज़्यादातर हमारी प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती है, तो 58.2% फीमेल जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी. और 2011 के अंदर वो 54% हो जाती है, 54.6% हो जाती है, यानी कि 58 से 54, यानी कि नियर अबाउट 4% का डिक्लाइन देखने को मिला है. इसका मतलब ये जो 4% का डिक्लाइन है ये किसी अदर सेक्टर में गया होगा, यानी कि ये जो वर्क जो प्राइमरी एक्टिविटी में कर रही थी इसके अंदर डिक्लाइन आई है तो दूसरे सेक्टर में इंक्रीज देखने को मिला है, जिसका मतलब क्या है, ये एक पॉजिटिव साइन है हमारी सोसाइटी के लिए. So I hope you understand this chapter very well, and this is the notes prepared for this video is prepared for the examination perspective. तो मैं इसको थोड़ा सा स्पीड अप करके इसे कंप्लीट कर रहा हूँ. I hope you will be understand it better. Thank you and have a nice day.